वक्त की जो ये सबसे मैं कहूँगी मनहूस खबर है सर, कि आज इस घड़ी में जबकि चुनाव भी चल रहे हैं और दूसरी 10 खबरें आ रही हैं, एक ऐसी खबर पढ़नी पड़ी है जहां पर अजीत दादा के निधन की जानकारी सुबह सवेरे मिलती है। पृथ्वीराज जी, देखिए, बहुत ही धक्का लगने वाली बात थी। बहुत ही शॉक्ड हम सब हुए हैं। सुबह सुबह 9 बजे के करीब खबर आई कि एक हादसा हुआ है बारामती में, और शायद उसमें 6 लोग थे और उनके बचने की संभावना नहीं है। और थोड़ी देर में ही पता चला कि उसमें से कोई भी जीवित नहीं रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना है। महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार का एक अहम रोल रहा है। मुझे याद है, जब मैं पहली बार नवंबर 2010 में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना था, तो उसी समय डिप्टी मेरे सीएम थे वो साथ आपके। अजीत पवार पहले डिप्टी सीएम बने थे। पहली बार वो डिप्टी सीएम बने थे। मेरे से पहले काफी साल तक वो महाराष्ट्र के मंत्री रहे हैं। लेकिन हम दोनों ने नवंबर 2010 में महाराष्ट्र की कमान संभाली, और करीब करीब 4.5 साल तक हमने महाराष्ट्र के प्रशासन की बागडोर संभाली थी। और कई सारे अनुभव रहे हैं। बहुत ही डिसाइसिव नेता थे, बहुत ही डिसिप्लिन्ड नेता थे। समय की पाबंदी के लिए वो जाने जाते थे। हर एक मीटिंग समय पे शुरू करते थे। बहुत सीरियसली कोई भी मीटिंग में बैठते थे, और मीटिंग खत्म होने के बाद अपना निर्णय दे के मीटिंग खत्म होती थी। अपना डिसाइसिवनेस, अपनी पंक्चुअलिटी, अपना डिसीजन मेकिंग पावर के लिए मैं समझता हूँ कि मैंने कोई और राजनेता इस तरह का नहीं देखा है। चौहान साहब, मैं सुबह से ये बात तो समझ में आ गई कि अगर कोई काम उनको कहा जाता हो सकता था तो वो सीधा बोल देते कि हाँ भाव हो जाएगा, नहीं होना होता था तो वो क्लियरली बोल देते थे कि ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन बिल्कुल कभी सही बात है। कभी कभी चौहान साहब ऐसा हुआ कि किसी बात पर आप दोनों के मतभेद हो गए हों और वो अटक गए हों कि नहीं यही होगा, और आपने कहा नहीं भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, कई बार हमारे मतभेद भी हुए हैं। मैंने कुछ फैसले लिए जो उनको पसंद नहीं आए। हम्म। उन्हें लगा कि शायद मैं उन्हें टारगेट कर रहा हूँ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने महाराष्ट्र के किसानों के और महाराष्ट्र के सहकारिता के लिए कुछ फैसले लिए थे। उन्हें ऐसे लगा कि वो शायद उनके खिलाफ है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो उन्होंने आपको और फोन करके ये कहा था कि बस ऐसे आपको भी उड़ते नहीं उड़ते नहीं, ये उस समय एक बार तो ऐसे हुआ कि उन्होंने एकदम आनंद फानंद में हाँ। अपना इस्तीफा दे दिया, हाँ। और महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल से हट गए दूर। अच्छा। फिर एक महीने भर के बाद उनको बनाने के बाद वो फिर मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली, और फिर हमने काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई निजी कोई उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हम हमारे दोनों अलग अलग दल थे, और एक साझा सरकार हम चला रहे थे। तो दोनों भी अपना अपने दल को बढ़ाने की कोशिश करते थे। लेकिन हमने कई सारे अच्छे फैसले लिए, महाराष्ट्र की जनता के हित में फैसले लिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई फैसलों में अगर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया होता तो हम शायद वो फैसला नहीं ले पाते। हम्म। तो मैं जैसे कहा कि बहुत ही डिसाइसिव थे, बहुत ही डिसिप्लिन के लिए तो मैं अपने चाचा शरद पवार जी से भी आगे थे। वो बिल्कुल समयबद्धता के लिए जाने जाते थे। कई सारी नहीं चीजें थी चौहान उसमें। साहब, एक बार हमने लेकिन उनसे इंटरव्यू के लिए कहा कि अभी जो लास्ट महाराष्ट्र के चुनाव थे, तो हमने कहा सर इंटरव्यू चाहिए आपसे। तो उनकी टीम से बात हुई तो समय आया कि आप ना ऐसा कीजिएगा 7 बजे पहुंच जाइएगा। तो हमें लगा 7 बजे बुला रहे हैं तो 7:30-8 बजे तक आएंगे इत्मीनान से। जब हम पहुंचे वहां पर जवान साहब, तो 2 इंटरव्यू वो ख़त्म कर चुके थे, तीसरा चल रहा था, और 7 बजे डॉट वो उस कमरे में आ गए जहां हमारे कैमरा सेटअप के साथ हम लोग तैयार थे। और फिर उनके टीम के लोगों ने बताया कि 6 बजे से वो इसी तरीके से एकदम चुस्त दुरुस्त शुरू हो जाते हैं अपने कामकाज के लिए। अर्ली राइजर। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल बहुत ही जल्दी उस दफ्तर जाते थे, और उस दफ्तर जाने से पहले लोगों से मिलते थे। समय की पाबंदी के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम राजनेता मैंने ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल टाइम टू टाइम अपना काम करते थे, किसी को वेट नहीं कराते थे। अगर काम हो सकता था तो
एकदम तुरंत कर देते थे, नहीं होता तो मुंह पे बता देते कि ये असंभव है, नहीं हो सकता, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन हाँ, हमारे मतभेद भी कई सारे हुए। और जब हमारी सरकार, उन्होंने बर्खास्त कर दी, उन्होंने सरकार अ, हमारा समर्थन वापस लिया, तो सरकार हमारी अक्टूबर 2014 में गिर गई और हमारा गठबंधन नहीं रहा। और जो उसके चलते हम दोनों पार्टियां हम हार गए और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बन गई। उस समय से हम अलग अलग दल के नेता हैं। हमारे राजनीतिक विरोध रहा है, लेकिन हम गठबंधन में भी रहे हैं। तो ये इस तरह का राजनीति महाराष्ट्र की चलती रही है। कई दिनों से गठबंधन की राजनीति चल रही है। कई बार राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी हमारे साथ थी, कई बार हमारे खिलाफ थी। तो और ये तो इनफैक्ट चल रहा अजीत था। दादा के लिए तो ये फैक्ट है कि इन 13 सालों में वो 5 मर्तबा डिप्टी सीएम बने। मतलब महाराष्ट्र में कोई सीएम बने इसकी गारंटी नहीं होती थी, लेकिन अजीत दादा डिप्टी सीएम बनेंगे इसकी गारंटी होती थी। ऐसे बहुत से वाकये और किस्से भी हमने सुने उन्हीं के मुख से। लेकिन ये जो ममता बनर्जी कह रही है, क्या आपको भी इस बात पे विश्वास है? वो ये कह रही है कि इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है और एनसीपी के दोनों गुट जुड़ने वाले थे और उससे पहले ये हादसा, ये आशंका जाहिर की गई है उनकी तरफ से और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। आपको भी लगता है कोई षड्यंत्र? नहीं, देखिए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगर ममता जी को कोई जानकारी है तो वो अवश्य इंक्वायरी कमेटी को बताएं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर थी कि दोनों गुट मिलने वाले थे, क्योंकि हाल ही के दौरान में अजीत पवार का गुट शरद पवार जी के गुट से आगे निकल गया था और कई सारे शरद पवार जी के नेता लोग अजीत पवार से मिल रहे थे। और ये अभी जो जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं उसमें तो करीब करीब शरद पवार जी का जो ग्रुप था, जिनकी जो इलेक्शन सिंबल ट्रम्पेट था, उसको उन्होंने करीब करीब खत्म कर दिया था और सारे के सारे एनसीपी के नेतागण अजीत पवार के क्लॉक सिंबल पे, घड़ी सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे। तो ये उनको साथ आने की एक औपचारिकता बची थी और मैं समझता हूँ 5 फरवरी के चुनाव के नतीजे के बाद वो चीज़ हो जाती। अब उसका और इस हादसे का कोई संबंध मैं तो नहीं समझता कोई चीज़ ऐसी है, और ना कोई मैं आशंका लेना चाहूँगा। अगर जांच इंक्वायरी रिपोर्ट जरूर अपना काम करेगी, लेकिन ये एक बहुत चिंता का विषय है कि इलेक्शन के टाइम ऐसे कोई विमान कंपनियां आगे आ जाती है जो पुराने जहाज सर्विस में कर देती है, कुछ ऑयल पानी करके निकाल देती है। इसी विमान का सितंबर 2023 में एक हादसा मुंबई में हुआ था, जिसमें से कई सारे पैसेंजर्स जख्मी हुए थे। अब उसी विमान का ये फिर दूसरा हादसा है। पायलट बहुत एक्सपीरियंस था, फिर क्या हुआ? बारामती एयरपोर्ट वैसे डिफिकल्ट एयरपोर्ट है, टेबल टॉप एयरपोर्ट है, नो डाउट और अबाउट उसमें पूरे सुरक्षा की जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो नहीं है, क्योंकि कई बार वो स्पेशल फ्लाइट्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, रेगुलर एयरपोर्ट नहीं है। तो एक अनुभवी पायलट की आवश्यकता होती है। ये शायद दिल्ली का पायलट था, उसे इस एयरपोर्ट की इतनी ज़्यादा निजी जानकारी नहीं होगी। लेकिन ये सब सब बातें जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी जांच करेगी उसमें से बातें निकलेंगी। जी। लेकिन इसमें मैं एक जरूर कहना चाहूँगा कि पूरे डीजीसीए की जो यंत्रणा है उसे पूरी तरह से खारिज करके नई यंत्रणा शुरू करनी चाहिए। अभी हाल ही में जब इंडिगो का जो बुरा हाल हुआ था उस पर मैं लिखा भी था कि अमेरिका में जिस तरह से फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, वैसे हमारे देश में सिविल एविएशन अथॉरिटी बनना जरूरी है, जो 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने उसका प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो आगे नहीं चल सका। उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे देश में सिविल एविएशन का क्षेत्र और बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जवान ये साहब, बहुत दुखद घटना है। मैं मेरी परिवार के प्रति संवेदना मैं प्रकट करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। जवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना वक्त देने के लिए। और आप सुन रहे थे पूर्व सीएम महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चव्हाण साहब, जो ये बात कह रहे थे कि एक बहुत ही भले मानस को हमने खो दिया है। और सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि ये जो प्राइवेट कंपनियां जो एयरक्राफ्ट्स जिनमें कुछ खामियां होती हैं उनको इलेक्शन के टाइम पर अगर ऐसे उतारती हैं तो इस पर ज़रूर किसी ना किसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए।